नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान यात्रा के दौरान 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी आज शाम जापान और चीन की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने वित्तीय समावेशन के माध्यम से सशक्तिकरण कर देश भर में लोगों का जीवन बदल दिया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के कारण बंद। चीन के विजय दिवस परेड समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन शामिल होंगे। और भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान और चीन की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी यात्रा के पहले चरण में जापान में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री की 8वीं जापान यात्रा है। श्री मोदी की जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ ये पहली शिखर बैठक होगी। एक रिपोर्ट। भारत और जापान की दोस्ती का एक लंबा इतिहास है जो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़ा हुआ है। दोनों देशों ने पिछले 12 वर्षों में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में उल्लेखनीय प्रगति की है। दोनों देशों के बीच $22 अरब से अधिक का व्यापार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से इसमें और वृद्धि की उम्मीद है। इस यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। यह यात्रा दोनों देशों के बीच पुरानी मित्रता को और मजबूत करेगी और भारत जापान संबंधों को एक नया रोड मैप प्रदान करेगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र और उसके बाहर शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए भारत और जापान की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, टोक्यो। जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खोलेगी। India and Japan are 2 important countries in Indo-Pacific, 2 very important countries in Quad. So when they meet, the leadership would be discussing about the geopolitical situation and also the geo-economic situation. So definitely all these issues will come up during the talks. प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में चीन जाएंगे। वे चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम असम के 2 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचेंगे। कल सुबह केंद्रीय मंत्री गुवाहाटी में राजभवन के नवनिर्मित ब्रह्मपुत्र विंग का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का वर्चुअल उद्घाटन और सशस्त्र बलों की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन करेंगे। अर्जेंटीना ने भारतीय नागरिकों के लिए अपने प्रवेश नियमों में ढील दी है। इससे अवैध अमरीकी पर्यटक वीजा धारकों को अर्जेंटीना की यात्रा के लिए अलग से वीजा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस निर्णय का स्वागत करते हुए भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कॉसिनो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दोनों देशों के लिए एक अच्छी खबर है। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना और अधिक भारतीय पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। थाईलैंड में चल रहे रक्षा प्रमुखों के वार्षिक सम्मेलन 2025 से अलग भारत के एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वियतनाम, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के अनुसार बातचीत में रक्षा सहयोग को व्यापक बनाने, समुद्री सहयोग को आगे बढ़ाने, पेशेवर सैन्य आदान प्रदान को बढ़ाने और प्रौद्योगिकी सहित साझेदारी के नए क्षेत्र तलाशने पर चर्चा हुई। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित 26 अगस्त से शुरू हुए रक्षा प्रमुखों के वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए थाईलैंड में हैं। ये सम्मेलन आज समाप्त हो रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 11 वर्ष हो गए हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से इस पहल की घोषणा की थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्र मिशन है। इसका उद्देश्य व्यापक वित्तीय समावेशन लाना है और देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रत्येक परिवार के लिए एक बुनियादी बैंकिंग खाते, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा तथा बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच के लिए एक मंच प्रदान करती है। किसी भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक मित्र आउटलेट में शून्य शेष राशि पर खाता खोला जा सकता है। प्रत्येक बैंक खाता बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली पर आधारित है। अनुपम मिश्र के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री जनधन योजना की झलकियां साझा करते हुए बताया कि कैसे इस योजना ने वित्तीय समावेशन से वंचित लोगों का वित्तीय समावेशन से सशक्तिकरण कर पूरे भारत में जीवन को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि जब समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति वित्तीय रूप से जुड़ जाता है तो पूरा देश एक साथ आगे बढ़ता है और ये प्रधानमंत्री जनधन योजना से संभव हो पाया है। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने एक संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का उपयोग करके विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाने, ऋण सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और बचत तथा निवेश को बढ़ाने के प्रमुख माध्यमों से एक है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जनधन योजना के एक लाभार्थी रामकृष्ण डोंगरे ने शून्य बैलेंस पर खाता खुलवाने पर केंद्र सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। सरकार ने कच्चे कपास के आयात पर कर छूट इस वर्ष 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ये फैसला भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए कपास की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इससे पहले सरकार ने कपास के आयात पर 19 अगस्त से 30 सितंबर तक अस्थायी कर छूट दी थी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश भर के स्कूलों से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए समय पर आधार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट सुनिश्चित करने को कहा है। प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इससे संबंधित शिविर आयोजित करने में सहयोग करने का अनुरोध किया है। एक रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यूआईडीएआई और शिक्षा मंत्रालय ने लगभग 17 करोड़ बच्चों के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म पर आधार में लंबित अपडेट को सुगम बनाने के लिए सहयोग किया है। यह प्लेटफॉर्म स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत एक शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली है और स्कूली शिक्षा से संबंधित आंकड़े एकत्र करती है। प्राधिकरण और स्कूली शिक्षा विभाग की संयुक्त पहल से बच्चों के बायोमेट्रिक को अपडेट करने में काफी सहायता मिलने की संभावना है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक। मौसम विभाग ने आज तेलंगाना और तटीय कर्नाटक के लिए मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जेनामणि ने कहा कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश कम हुई है। फोरकास्ट का बात करें तो मेनली उत्तराखंड के लिए हम लोग ऑरेंज कलर हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल वार्निंग इशू किया है आज 28 अगस्त के लिए। और जो दक्षिण भारत में रेनफॉल बढ़ रहा है तो इसलिए तेलंगाना में आज भी लाल कलर का वार्निंग दिए हैं और कर्नाटक, महाराष्ट्र ऑरेंज कलर का वार्निंग, कोस्टल कर्नाटक रेड कलर का वार्निंग। केरला में भी हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल आज होगा। साउथ पेनिनसुला में रेनफॉल काफी बढ़ रहा है नेक्स्ट 2 to 3 डेज। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रामबन क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए कई भूस्खलनों से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 आज लगातार तीसरे दिन यातायात के लिए बंद है। इस कारण विभिन्न स्थानों पर 600 से अधिक वाहन फंसे हुए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र बारहमासी मार्ग NH44 उधमपुर जिले में जखेनी और चिनानी के बीच कई स्थानों पर हुए भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गया है। जम्मू के नगरोटा से रियासी, चिनानी, पटनी टॉप, डोडा, रामबन, बनिहाल, श्रीनगर की ओर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं है। कटरा और उधमपुर शहरों के यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने साथ परिचय पत्र रखें ताकि उनकी आवाजाही सुचारू रूप से हो सके। सीमा सड़क संगठन के कर्मचारी अवरोधों को हटाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। किश्तवाड़, सिंथन, अनंतनाग राजमार्ग भी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हैं। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षता सिंह। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम साफ बना रहा, जिससे भूस्खलन और तेज बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों को ठीक करने के कार्य में तेजी आई। मौसम विभाग ने राज्य में मानसून की बारिश 2 सितंबर तक जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
राज्य में भारी वर्षा और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में आज मौसम साफ रहने से राहत व बचाव कार्य में तेजी लाई गई है। चंबा जिला में फंसे मणिमहेश यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जिला के अत्यधिक बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में संचार व सड़क मार्ग बाधित होने के कारण राहत कार्यों में कठिनाई आ रही है। चंबा जिला मुख्यालय में भी विद्युत व संचार सुविधा ठप होने से प्रशासन से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वहीं कुल्लू जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बाधित होने से किसान और बागवान अपनी फसलों को समय पर मंडियों तक न पहुंचा पाने से परेशान हैं। उधर कांगड़ा जिला में पौंग बांध से आज 1,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। ऐसे में प्रशासन द्वारा लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की गई है। प्रभा शर्मा, आकाशवाणी समाचार, शिमला। आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में निम्न दबाव वाले क्षेत्र के प्रभाव के कारण मंगलवार से बुधवार रात और आज तड़के तक मध्यम से तेज बारिश हुई। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय जिलों और दक्षिणी तटीय तथा रायलसीमा क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। उधर तेलंगाना के कई जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। देश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। 10 दिन तक चलने वाले इस उत्सव का आज दूसरा दिन है। मराठवाड़ा में भगवान गणेश का स्वागत बड़े उत्साह के साथ किया गया। एक रिपोर्ट। मराठवाड़ा में गणराय का आगमन धूमधाम से हुआ। इस वर्ष बहुत से गणेश महासंघ नशा मुक्त शहर की पहल कर रहे हैं। साथ ही गणेश मंडल एक वृक्ष एक मंडल अभियान और स्वच्छता अभियान पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उत्सव को शांतिपूर्ण बनाने के लिए पुलिस विभाग ने 2500 पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। धाराशिव जिले के उमरगा में प्रोफेसर श्यामराव रघुनाथराव चौहान स्मृति वाचनालय की उमरगा शाखा में अनोखे पुस्तक पढ़ने वाले गणपति की स्थापना की गई है। इस गणपति को प्रसाद स्वरूप पुस्तकें अर्पित की जाती है और प्राप्त पुस्तकें पाठकों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी, छत्रपति संभाजीनगर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के लोगों को नुआखाई पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये पर्व कृषि के प्रति सम्मान और किसानों के प्रति आभार व्यक्त करने का पवित्र अवसर है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये त्योहार किसानों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है, जिनकी कड़ी मेहनत से सभी का भरण पोषण होता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन ने घोषणा की है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन सहित 26 विदेशी नेता 3 सितंबर को होने वाली विजय दिवस परेड समारोह में भाग लेंगे। चीन इस समारोह को द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध की लड़ाई बताता है। इस परेड में विदेशी नेताओं की मौजूदगी को लेकर जापान और चीन के बीच कूटनीतिक विवाद बढ़ गया है, क्योंकि जापान ने विश्व नेताओं से इस आयोजन में शामिल न होने की अपील की थी। उसका कहना है कि इसमें जापानी विरोधी भावनाएं झलकती हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सिंकफील्ड कप में उप विजेता बनकर अपनी जगह पक्की की है। अमेरिका के वेस्ली सो ने इस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान यात्रा के दौरान 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी आज शाम जापान और चीन की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री जनधन योजना ने वित्तीय समावेशन के माध्यम से सशक्तिकरण कर देश भर में लोगों का जीवन बदल दिया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के कारण बंद। चीन के विजय दिवस परेड समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन शामिल होंगे। और भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।